Hello students, good evening. Again you are welcome in the crystal field theory part 2. देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक हमने पार्ट 1 में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिफेक्ट्स बता दिए थे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स बता दिए थे। जैसे हमने आपको बताया था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मेटल और लिगेंड्स के बीच के बॉन्ड थे वो कोवेलेंट बॉन्ड माने जाते थे, लेकिन क्रिस्टल फील्ड इसके बिल्कुल उलट मेटल लिगेंड्स बॉन्ड को प्योरली आयनिक बॉन्ड मानती है। वो मेटल को और लिगेंड्स को पॉइंट ऑफ चार्ज कंसीडर करके चलती है। मेटल क्या है, पॉजिटिव आयन, और लिगेंड्स या तो नेगेटिव आयन या डाइपोल्स हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, प्योरली आयनिक होते हैं। इस थ्योरी में हमने ये भी बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जो फ्री मेटल एटम या आयन है उसके डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डिजनरेट होते हैं, उनकी सबकी एनर्जी इक्वल होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं तो उस लिगेंड फील्ड में ये डिजनरेसी स्प्लिट हो जाती है और ये ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। एक जो ऑर्बिटल अलोंग एक्सिस आते हैं, जैसे हमने बताया था कि डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल जो अलोंग एक्सिस होते हैं, ये अलोंग एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स पर ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में, ये ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में इन पर लिगेंड्स का रिपल्सन ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये 90 डिग्री एंगल पर अरेंज रहते हैं और लिगेंड जो अप्रोच करते हैं वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं, तो इन पर रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से एनर्जी में हाइक कर जाते हैं। और तीन ऑर्बिटल dxy, dyz और dxz जो अलोंग द प्लेन होते हैं उन पर रिपल्सन कम होता है, वो एनर्जी में एवरेज एनर्जी से उनकी एनर्जी कम हो जाती है। और ये जो दो सेट्स बनते हैं, इनको एक को Eg और एक को T2g, तीन ऑर्बिटल्स का जो सेट है dxy, dyz, dxz, इसको हम T2g कहते हैं। और जो dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर का जो दो ऑर्बिटल्स का सेट होता है, इसको क्या कहा जाता है, Eg कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये वर्ड लिए गए हैं। तो ये आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया था और ये भी बताया था कि जो स्प्लिटिंग है आपके दो ऑर्बिटल्स के बीच की जो एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे बोलते हैं, वो डिपेंड करती है उस क्रिस्टल फील्ड के एनवायरनमेंट पर और लिगेंड की नेचर पर। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आती है, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और जिनके द्वारा वो एनर्जी की वैल्यू कम निकलती है या जो वो स्प्लिटिंग कम कर पाते हैं या दो सेट ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता है, उन लिगेंड्स को हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो आपका डिफरेंशिएशन करती है कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होंगे जो स्प्लिटिंग हो रही है दो ऑर्बिटल्स के बीच में, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करेंगे, वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जिनके द्वारा वो एनर्जी डिफरेंस कम होगा वो कहलाएंगे वीक फील्ड लिगेंड। तो आज हम इस स्प्लिटिंग को ठीक से समझते हैं कि कैसे स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में होती है, कैसे ये स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में होती है, एवरेज एनर्जी से जो हाइक करते हैं ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी हाई होती है Eg सेट, वो कितनी हाई होती है, और जिनकी डाउन जाती है वो एवरेज एनर्जी से कितनी डाउन जाती है। इन सब बातों को आज हम इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट आप समझ रहे हैं कि ये जैसे मेटल है और ये लिगेंड्स होते हैं, इनके हर एक के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। इसके बीच में भी कितना है, 90 डिग्री का है। इस एंगल को आप ठीक से समझ पा रहे हो
तो आप देखिए एक एग्जांपल देके हम बता सकते हैं कि किस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। ये आप समझ लीजिए कि आपका ये है, एक लिगेंड यहां होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। इसको ध्यान से देख लें। एक आपका लिगेंड इधर आएगा, एक आपका इधर आएगा, एक इधर आएगा, इस तरफ, एक इस तरफ। इनके हर एक के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा और इसके बीच में भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम का ऑर्बिटल है वो कितने पे होगा, 90 डिग्री पर होगा। तो जब ये लिगेंड अप्रोच करेंगे तो ये एक्सियल अप्रोच कहलाएगी और इस एक्सियल अप्रोच पे आपके दो ऑर्बिटल्स आप आएंगे। कौन से, जो एक्सिस पर होते हैं, एक्सिस पर दो ऑर्बिटल होते हैं, हमने आपको बताया था dx², और dz²। तो आपके ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में जो लिगेंड्स एक्सिस के थ्रू आएंगे, एक्सियल अप्रोच करेंगे, उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा और जो बीच में आएंगे, प्लेन में आएंगे, तो वो प्लेन वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उन पर रिपल्सन कम होगा। प्लेन में कौन से आएंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, ईजी सेट, मतलब dx², और dz²। ये आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम ईजी बोलते हैं। और आपको T2g जो है वो सेट है dxy, dyz एंड dxz। इनको हम क्या कहते हैं, प्लेनर ऑर्बिटल्स। तो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऑर्बिटल्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड हैं और जब आपके लिगेंड्स उस एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेंगे तो एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और जिनकी जो ऑर्बिटल्स आपके प्लेन में होंगे उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, वो जो है एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कैसे ये स्प्लिटिंग होती है। ये हमने ले ली एनर्जी, हमारे 5d ऑर्बिटल्स मेटल के फ्री स्टेट में देखिए हैं, ये आपके 5d ऑर्बिटल्स हैं, किसमें, फ्री मेटल। तो फ्री मेटल आयन, फ्री M+N आयन, ये है आपका ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना। ये सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, डिजनरेटेड हैं, इनमें एनर्जी सबकी इक्वल है। ये ऑर्बिटल क्या बोले जाते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल्स। द ऑर्बिटल्स of same subshell have same energy and these orbitals are called degenerate orbitals। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, लिगेंड जब इनके पास आ रहे होंगे तो इनकी एनर्जी कुछ हाइक होगी, एवरेज एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। सपोज करिए हमारी एवरेज एनर्जी बढ़ के ये हो गई, ये आपके 5d ऑर्बिटल्स, इनकी एवरेज एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई, किसमें, लिगेंड फील्ड में, ठीक है ना। तो एवरेज एनर्जी, इसको हम लिखेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन लिगेंड फील्ड। तो लिगेंड फील्ड में जब ये ऑर्बिटल, लिगेंड जब अप्रोच करे तो ये आपके डी ऑर्बिटल एनर्जी में हाइक कर गए और इनकी एवरेज एनर्जी पहले से कुछ हाई हो गई। लेकिन जैसे ही ये और पास आएंगे तो इनकी डिजनरेसी नहीं रह पाएगी और ये दो भागों में स्प्लिट हो जाएंगे। आपको पता है कि ये आपका 3 ऑर्बिटल थे,
dxy dy z dxz dx स्क्वायर y माइनस डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इसमें से ये दो ऑर्बिटल ये जो है रिपल्सन ज्यादा फील करेंगे और इसकी वजह से इनकी जो एवरेज एनर्जी है उससे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा होने की वजह से ये एनर्जी में हाई कर जाएंगे और ये आपके दो ऑर्बिटल्स का सेट हायर एनर्जी का हो गया। इसको हम कहेंगे ईजी ऑर्बिटल्स। इनको क्या बोलते हैं? ईजी ऑर्बिटल्स। और इसके अलावा जो दो ऑर्बिटल आपके थे तीन ऑर्बिटल थे dxy dyz और dxz, ये क्या करेंगे? ये एनर्जी में डाउन हो जाएंगे और इनकी एनर्जी जो है वो ये डाउन चली गई और इस तरह से लिगेंड फील्ड एनवायरनमेंट में ये दो सेट आपके एनर्जी के बन गए। ये जो एवरेज एनर्जी है इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर। इसको क्या कहते हैं? बैरी सेंटर। और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ये बोला जाता है डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको शॉर्ट में बोल देते हैं CFSE। तो इस तरह से आपकी ये एनर्जी डिफरेंस CFSE डेल्टा O बोला जाएगा। अब देखिए इधर जो ऊपर वाली एनर्जी होगी वो इस टोटल एनर्जी का +3/5 होगा और नीचे वाला जो होगा वो -2/5 डेल्टा O। ऊपर वाले जो ऑर्बिटल ईजी सेट है उसकी एनर्जी जो है टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है? अगर डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट, तो दो सेट जो बने इनकी एनर्जी का डिफरेंस हमने काय से डिनोट किया है? डेल्टा O से। तो जो ऊपर वाले ऑर्बिटल होंगे वो इस एवरेज एनर्जी वाले, ये आपकी डॉटेड लाइन से एवरेज एनर्जी हमने जो रिप्रेजेंट की है इसको हम बैरी सेंटर भी कहते हैं। तो इस बैरी सेंटर से ये ऊपर वाले ऑर्बिटल वो 3/5 डेल्टा O एनर्जी में ऊपर होंगे और ये -2/5, ये कम हो गई है इसलिए माइनस साइन दिया गया है, -2/5 डेल्टा O इनकी एनर्जी होगी। तो ये आपके जो तीन ऑर्बिटल हैं इन तीन ऑर्बिटल वाला सेट कौन सा हो गया? वही dxy dyz और dxz, और ये है dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका लिगेंड फील्ड एनवायरनमेंट में इनका स्प्लिटिंग हो गया और स्प्लिट होने के बाद ये आपका दो सेट ऑर्बिटल का बन गया। तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और इसके बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये आपका हो गया स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। और ये लिगेंड फील्ड में जो है स्प्लिट हो जाते हैं। अब देखिए इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ये आपका स्प्लिटिंग किसका हो गया? डी ऑर्बिटल्स का। किसमें? ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में, जिसमें ये जो आपके एंगल होते हैं वो ऑर्बिटल्स के बीच में कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपको अभी हमने बताया था कि जो ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड रहते हैं वो हर एक से एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर रहते हैं। अब हम इसी स्प्लिटिंग को अगर हम टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में देखना चाहें तो देखिए ये स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो हम दूसरा देख रहे हैं बी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल
कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम इस स्प्लिटिंग को देखिए कैसे समझेंगे। टेट्राहेड्रल में आपको मालूम है कि ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप है। अब देखिए इसमें जो लिगेंड अप्रोच करेंगे वो जब इधर से करेंगे तो ये इनकी क्या होगी, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिगेंड्स हैं वो आपके प्लेन में हैं। ये एक्सेल हर एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का होता है एंगल, तो इसका मतलब ये एक्सिस पे नहीं होंगे। ये जो टेट्राहेड्रल जब अरेंज होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे मेटल आयन के वो आपके एक्सिस के अलोंग नहीं होंगे बल्कि एक्सिस के बीच में होंगे। और एक्सिस के बीच में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लेनर ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं। और प्लेनर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ये dxy, dyz, dxz। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होगा, टेट्राहेड्रल फील्ड में जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो प्लेन वाले जो ऑर्बिटल हैं, जो प्लेन में आ रहे हैं, उन पर रिपल्सन ज्यादा होगा और जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उन पर रिपल्सन कम होगा। तो जो प्लेनर ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी में हाइक कर जाएंगे और जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी में डाउन चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो स्प्लिटिंग होगा वो उल्टा होगा कि ये जो ऑर्बिटल हैं 3, ये एनर्जी में हाइक करेंगे और ये 2 ऑर्बिटल हैं वो एनर्जी में डाउन जाएंगे। तो इसका हम स्प्लिटिंग किस तरह से दिखा सकते हैं वो भी समझ लीजिए। ये आपका एनर्जी एक्सिस है, हमारी एवरेज एनर्जी डी ऑर्बिटल्स की ये थी, ये क्या है, फ्री मेटल आयन है, फ्री डी ऑर्बिटल्स हैं, फ्री m+n आयन। ये कैसे हैं, डीजनरेट हैं। अब जब हमारे लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो इनकी एनर्जी जो है, एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये इनकी एवरेज एनर्जी हो गई। अब क्या होगा, जब ये लिगेंड इनके पास मतलब इनके पास बिल्कुल आएंगे तो क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा। और रिपल्सन के बाद जो 3 हमने आपको बताए प्लेनर ऑर्बिटल्स होते हैं उन पर रिपल्सन होगा, क्योंकि ये जो आपके मेटल के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेनर डायरेक्शन में। तो प्लेनर डायरेक्शन में होने की वजह से प्लेनर वाले ऑर्बिटल्स एनर्जी में हाइक कर जाएंगे और इस तरह से ये जो ऑर्बिटल है वो किस तरह से स्प्लिट होगा, ऊपर वाला जो होगा वो सेट क्या बनेगा, वो बनेगा ये आपका सेट ऊपर ऑर्बिटल्स का जो बन रहा है वो 3 ऑर्बिटल का सेट बनेगा। इनको हम बोलते हैं T2 ऑर्बिटल्स। इनके साथ G नहीं लगता है। आपका जो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में जो ऑर्बिटल्स का सेट बनता है उसको हम T2 और E ऑर्बिटल सेट बोलते हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल का सेट जो है वो बन गया T2, और नीचे जो जाएंगे आपके वो 2 का सेट बनेगा, और वो 2 का सेट क्या बोला जाएगा, वो 2 का सेट बोला जाएगा E। इसको क्या कहते हैं, E। और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा डेल्टा टी। ये क्या कहलाएगा, डेल्टा टी। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो एवरेज एनर्जी से कितना हाइक करेंगे, वो करेंगे +2/5 डेल्टा टी, और नीचे वाले जो जाएंगे वो करेंगे -3/5 डेल्टा टी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में इसका ये बैरी सेंटर है। ये क्या है, डी ऑर्बिटल किसमें है,
आपके लिगेंड फील्ड में ये एवरेज एनर्जी का एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन लिगेंड फील्ड। तो लिगेंड फील्ड जब क्रिएट होता है तो पहले तो एनर्जी इनकी हाइक होती है और उसके बाद वो दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। या एक बात और याद रखना है कि जो इनकी एवरेज एनर्जी है इससे स्प्लिट होने के बाद भी दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, चाहे आप टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में ले लें चाहे ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में ले लें, इन दोनों से एनर्जी इनकी ज्यादा होगी, नीचे वाले का भी और ऊपर वाले का भी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में किस तरह से इनका स्प्लिटिंग होता है और स्प्लिटिंग के बाद जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना हाइक हो रहा है, कितना डाउन जा रहा है। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में 3/5 डेल्टा ओ, इसको या 0.6 ओ भी लिख सकते हैं और 0.6 डेल्टा ओ इसको और 0.4 डेल्टा ओ करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 0.6 डेल्टा ओ हाई करेगा, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। इसमें उल्टा हो जाता है कि ऊपर वाला प्लस 2/5 डेल्टा टी हाइक करेगा और नीचे वाला -3/5 डेल्टा टी डाउन जाएगा। दूसरी बात इसमें यह भी ध्यान रखनी है कि जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो हमेशा डेल्टा ओ से कम होती है। डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ओ। और अगर हम इनमें रिलेशन देखना चाहें तो डेल्टा टी इक्वल हो जाता है, डेल्टा टी इक्वल होता है 4/9 डेल्टा ओ। इस बात को आपको और ध्यान रखना है कि डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा डेल्टा ओ से कम होगी और इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा 4/9 डेल्टा ओ। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में कितने लिगेंड अप्रोच करेंगे? टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में केवल 4 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, इसमें 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। तो इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा और इसमें स्प्लिटिंग का एनर्जी डिफरेंस कम आएगा। तो ये आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में एनर्जी का जो डिफरेंस है उसके बारे में आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। समझ गए होंगे कि आपका ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में एक्सियल अप्रोच होती है तो एक्सियल ऑर्बिटल्स एनर्जी में हाई करते हैं, प्लेनर ऑर्बिटल एनर्जी में डाउन जाते हैं। इसमें प्लेनर अप्रोच होती है टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में, तो जो प्लेन में ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी में ऊपर जाते हैं और जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी में डाउन जाते हैं। इसमें जो सेट बनता है इसको Eg और T2g कहते हैं। Eg और नीचे वाला बोला जाएगा T2g। इसमें जो दो सेट बनते हैं इसमें 3 वाला T2 और 1 वाला आपका E ऑर्बिटल्स का सेट बोला जाएगा। इनमें जो एनर्जी है ऊपर वालों की +3/5 डेल्टा O और नीचे वालों की -2/5 डेल्टा O। इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा O। इनमें एनर्जी डिफरेंस डेल्टा T बोला जाएगा। ऊपर वाले +2/5 डेल्टा T से हाइक करेंगे, नीचे वाले -3/5 डेल्टा T से नीचे जाएंगे। तो इस तरह से आपने टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में और ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में एनर्जी का वो ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग और उनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस समझा। अब देखिए ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है क्रिस्टल फील्ड में, इसको ही हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जिन लिगेंड्स के द्वारा जो स्प्लिटिंग हो रही है उसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आता है, जो ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं, और जो इस एनर्जी का डिफरेंस कम क्रिएट करते हैं उनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE क्या होती है इसके बारे में आपको नोट डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
देखिए डिफरेंट लिगेंड्स को अगर हम इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऑर्डर में रखें, मतलब जिनकी वैल्यू कम है उनको पहले, और फिर जैसे जैसे डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनको उस क्रम में अरेंज कर दें, तो जो आपकी एक सीरीज तैयार होगी वो लिगेंड्स की सीरीज कहलाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले हम इस स्प्लिटिंग के बाद हम डेफिनेशन समझेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, इसको आप जरा नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो अब आप नोट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, शॉर्ट में आप क्या कहते हैं CFSE, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, डेल्टा ओ से, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दो d ऑर्बिटल के जो सेट्स हैं उनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस है। तो द डिफरेंस between the energy of two sets of d orbitals, वो कौन से हैं, दैट इज T2g and EG, is known as CFSE. It is denoted by डेल्टा O। तो ये तो हो गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है। O का मतलब यहां पे ऑक्टाहेड्रल से है। तो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में जो आपकी ये स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की, उनके एनर्जी का जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और हमारे लिगेंड्स को इसी ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में जो स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस आता है उसके बेस पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में उनको डिवाइड किया गया है। तो किसी मेटल आयन के लिए अगर इस डेल्टा ओ की वैल्यू किसी लिगेंड के लिए ज्यादा आती है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला जाता है, और कम आती है तो वो वीक फील्ड लिगेंड बोला जाता है। तो इस स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पे ही हम दो तरह के लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ value of delta O, ligands can be arranged in increasing order of their field as follows. सबसे पहले जो आपका लिगेंड है वो है I माइनस। I माइनस के बाद जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है वो आता है
Br, उसके बाद S-2 SCN। अगर आपको इससे पिछले 2 लेक्चर पहले आपको ध्यान हो कि हमने उसमें बताया था कि जो हैलोजन, सल्फर और ऑक्सीजन डोनर एटम हैं वो जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और जिनमें डोनर एटम आपका कार्बन है या नाइट्रोजन है वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो आपका क्या हो गया, आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड आयन, SCN हो गया। इसके बाद आता है आपका Cl, उसके बाद आता है आपका फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन के बाद आप देखिए ऑक्सीडेट आयन आ जाता है C2O4-2। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वाटर है। इसके बाद इससे ज्यादा अगर देखेंगे तो NCS। देखिए इसमें ये आपके दोनों लिगेंड में देखिए SCN, इसमें सल्फर डोनर है, इसमें नाइट्रोजन है। हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन या फिर कार्बन ये जब डोनर एटम होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनते हैं। तो अब यहां से ये इनकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ना शुरू हो गई। NCS हो गया, उसके बाद NH3 आ गया, उसके बाद EN आ गया, उसके बाद आप देख सकते हैं NO2 है, CN है और CO सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है। और ये आपके जो इधर वाले हैं ये आपके बोले जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जब भी ये लिगेंड ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में एक्सियल अप्रोच करेंगे तो उनमें जो स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिटल्स की, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी। जबकि ये वाले जो हैं वो कैसे माने जाते हैं, ये माने जाते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स। और इस पूरी सीरीज को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSE वैल्यूज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स in increasing order of the value of delta O is known as स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, और आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम किनको वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं और किनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो शुरुआत में लिगेंड्स रखे गए हैं ये वाले आपके वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और इधर वाले आपके ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अब ये आप बिल्कुल डिवाइडेशन एकदम नहीं कर सकते हैं कि धीरे धीरे इनका लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो जनरली जो राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए, जो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं वो वीक फील्ड लिगेंड हो गए। और इस अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये तो रहा आपका लिगेंड्स का फील्ड। अब हम इस लिगेंड फील्ड के बेस पर डी ऑर्बिटल में जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन T2G और Eg में किस तरह से करेंगे उस कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम नेक्स्ट आपका टॉपिक जो लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयंस। ये 3D सीरीज के लिए लेंगे। तो अब आप देखिए कि किस तरह से आपके EG और T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका जो है, इस पे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में आना है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आता है। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of metal ion in T2G and EG orbitals। T2G और EG ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से मेटल आयन का लिखेंगे, लेकिन ये आपका केवल हम बता रहे हैं फॉर 3D सीरीज ओनली, और इसी का आपके सिलेबस में है। तो हमें केवल 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है। देखिए 5 ऑर्बिटल थे आपके डिजेनरेट फ्री मेटल आयन में। ये क्या थे? ये 5D ऑर्बिटल्स थे, 5D डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, जिनको हम कहते थे DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 एंड DZ2। जब हमारा इनका स्प्लिटिंग हुआ तो ये दो तरह के आपके सेट्स बने। एक तो ये बना और ये बना। ये आपका जो स्प्लिटिंग हुआ है वो हम दिखा रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस था वो कितना था? डेल्टा ओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए आपको एक बात बता दें कि जो पेयरिंग एनर्जी होती है उसकी वैल्यू से डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है। ये डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? किसी एक ही ऑर्बिटल में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाला पेयर कराना होता है तो उसके लिए जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी एनर्जी को हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द रिपल्सन इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट आपको पेयर कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको कहेंगे हम पेयरिंग एनर्जी। ये EG सेट है ऑर्बिटल्स का, ये T2G है। ये किसके लिए है? ये है स्प्लिटिंग फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये स्प्लिटिंग है फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब हम वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी स्प्लिटिंग देख लेते हैं किस तरह से होती है। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है? ये डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो जाती है, बस स्प्लिटिंग तो इसी तरह होगी। तो इसमें भी आपका देखिए 2 सेट ये बन गए और 3 सेट्स ये बन गए। इनको हम EG बोलेंगे, इनको T2G बोलेंगे। इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा ओ। ये है आपका स्प्लिटिंग फॉर weak field ligands। वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो कम होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें जो पेयरिंग एनर्जी है, एक भी बात और यहां पे देख लें कि इसके लिए जो पेयरिंग एनर्जी होती है उससे डेल्टा ओ की वैल्यू कम आती है। मतलब जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं इनके लिए डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। इस बात को आप ध्यान रखना है। और इनके लिए जो पेयरिंग एनर्जी है उससे डेल्टा ओ की वैल्यू
ज्यादा होती है। ये किसके लिए? वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए। मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे तो वो ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल हैं इसमें पेयर अप इलेक्ट्रॉन को कर देंगे, लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड हैं इनमें इलेक्ट्रॉन इनमें पहले एक एक जाएगा, पेयर अप नहीं होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन वो इसमें जाएगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है D1, D2 और D3, तो आप इसको समझना, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें भी 3 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी, वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी। तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, या क्वेश्चन इस तरह से होगा कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 व्हेन पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा O, या डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी एंड डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है कि आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आप समझना, D1 और D2, D3 इसका कॉन्फ़िगरेशन चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए देख लें चाहे वीक फील्ड के लिए देख लें, सिमिलर होगा। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन आपका, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये गया D1 के लिए, D1 का अगर देखें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएगा और इसमें भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, दोनों तरह में एक ही होगा। D2 का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें जाएगा D2 का, इसमें भी D2 का इसमें जाएगा, D3 में आएगा, इसमें भी D3 में ये आएगा। बात करते हैं अब D4 से D7 तक का, D4, D5, D6 एंड D7। जब D4 का आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो D4 में फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या इसी में पेयर अप होगा। तो ये बात आप समझ लें कि अगर पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा O की वैल्यू कम है तो वो पेयर अप नहीं कर पाएगा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस वीक फील्ड के लिए यहां पर जाएगा। ये D4 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जब डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो वो पेयर अप कर पाएगा। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर। तो ये D4 कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। D5 का, ये D4 हो गया। अब D5 का देखिए, D5 के लिए इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसमें जाएगा यहां, और D5 का इसमें जाएगा यहां। D7 का देखिए कहां जाएगा, D6 का कहां जाएगा? D6 का इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा ये D6 और इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा D6 ये। D7 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होगा। D7 का कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां और इसका D7 का जाएगा यहां। अब हम एक एक करके इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें। D8, D9, D10 इनका फिर से सिमिलर होगा। तो हम देखते हैं D4 का स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड में, वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। D1, D2 और D3 दोनों का सेम होगा। D1 अगर करना है तो ये हो जाएगा T2G1 Eg0, D2 का हो जाएगा T2G2 Eg0 और D3 का हो जाएगा T2G3 Eg0 फॉर बोथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा हो पेयरिंग एनर्जी से या कम हो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर आएगा D4 से।
अगर हम D4 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो D4 का वीक फील्ड में कहां जा रहा है, Eg में जा रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 एंड Eg1। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, T2G4 और Eg0। बस यही लिखना होता है कि डेल्टा O की वैल्यू कम है तब क्या होगा, डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तब क्या होगा। जब डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है तो वो उसमें पेयर अप कर देगा। D5 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखना चाहें तो D5 का हो जाएगा T2G5 और T2G3 और Eg2। क्या हो जाएगा, T2G3 Eg2, और इसमें हो जाएगा T2G5 Eg0। D6 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, T2G4। D6 में ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, T2G में आ गया, तो T2G4 Eg2। इसका क्या हो जाएगा, T2G6 Eg0। D7 का देखिए, D7 में क्या होगा, D7 में इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो ये T2G5 और Eg2, और इसमें क्या हो जाएगा, T2G6 Eg1। अब इसके बाद देखना D8, D9 और D10, इनका कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका वीक फील्ड के लिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए D8 का कॉन्फ़िगरेशन देखना। 8वां इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इसमें जाएगा, इसका ये 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा D8, और इसका जाएगा 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें। ये D7 हो गया था, ये D8 हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखना, दोनों का एक जैसा होगा। D8 का देखिए क्या होगा, D8 में T2G6 और Eg में कितने हैं, 2, Eg2। इसमें देखिए क्या होगा, T2G6 और Eg में कितने आ गए, 2। तो आपने देखा कि यहां तक ये डिफरेंस रहेगा, D4 से D7 तक। D8 में कॉन्फ़िगरेशन फिर दोनों का एक जैसा हो जाएगा। D9 में देखिए कहां जाएगा, D9 का इलेक्ट्रॉन आपका इसमें जाएगा D9, ये जाएगा D9, और इसका भी कहां जाएगा, D9, ये जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 में क्या हो जाएगा, देखिए T2G6 तो दोनों में हो चुका है, Eg में कितने हो गए, 3, तो Eg3, और इसमें भी T2G6 Eg3। D10 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G6 Eg4, और ये भी हो जाएगा T2G6 Eg4। तो आप देखिए कि कॉन्फ़िगरेशन केवल आपको पूछे जाएंगे वो किसमें, D4, D5, D6, D7। D1, 2, 3 में भी एक जैसा था स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड में, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो था D4, D5, D6, D7 के लिए, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए और वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए अलग अलग था। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4, D5 और D6 व्हेन डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, व्हेन डेल्टा O इज लेस देन P। जब डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होती है तब आपका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, वो जाता है Eg में, और जब डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है तो वो उसी में पेयर अप हो जाता है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाता है T2G। और ये कॉन्फ़िगरेशन D4 से लेके D7 तक रहता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ठीक से समझिए। एक अगला लेक्चर और लेंगे जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को निकालना भी सीखेंगे, और इसमें जो भी टॉपिक और शेष रह गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।